हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे कल अपने? क्या पढ़ा? विग्रह चतुर्थ पढ़ रहे थे ना। चलो बताओ, देख। चौहानों को अग्निवंशी कौन बताता है? चंद्रबरदाई का एक और नाम क्या था? उसकी बुक का नाम क्या है? और उस पुस्तक के अनुसार कौन से ऋषि कौन से पर्वत पर क्या कर रहे थे? यज्ञ के अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश, कौन कौन से? सबसे लास्ट में कौन आए थे? इस बात का समर्थन कौन कौन करते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विग्रह चतुर्थ का और गौरी शंकर चंद्रवंशी कौन कौन बताता है? उनको ब्राह्मण कौन कौन बताता है? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो। ये कायम रासो किसने लिखी? उनका एक और नाम क्या था? उनको विदेशी कौन कौन बताता है? विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। उनको इंद्र का वंशज कौन बताता है? उनका उत्पत्ति स्थल कौन सा था? ये कौन सी झील के आसपास का क्षेत्र है? इसकी राजधानी कौन सी थी, जिसे हम अब क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। अच्छा, चौहानों ने कहां कहां पे राज किया था? सांभर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन था? उसने स्थापना कब की? ऐसा हमें कौन सी पुस्तक से पता चलता है? प्रबंध कोश, जो कि किसने लिखी थी? उस कौन सी झील बनवाई थी? ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन था? तो पहले ये किसके अधीन थे? गुवक किसके अधीन था? उसने इसको क्या उपाधि दी थी? लेकिन बाद में इसने उनकी अधीनता मानने से चंदन राज की रानी का नाम क्या था? आत्म प्रभा का एक और नाम क्या था? कौन सी झील में कितने दीपक जलाकर किसकी पूजा करती? 108 युद्ध किसने जीते थे? वाकपति राज का बेटा कौन था? वो कहां चला गया था? अच्छा, आत्म प्रभा कौन सी क्रिया में निपुण थी? अच्छा, गजनी के राजा को मारवाड़ में किसने रोक लिया था? गोविंद थर्ड ने किसके साथ मिलकर रोका था? भीम फर्स्ट कहां का राजा था? कौन से वंश का राजा था? कौन सा मुस्लिम इतिहासकार ये सब जानकारी देता है? गोविंद थर्ड की उपाधि क्या थी? वेरी घट। ऐसा कौन सी किताब में लिखा? पृथ्वीराज विजय के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, कौन सा जो चौहान राजा था उसकी मृत्यु इब्राहिम के खिलाफ लड़ते हुए हो गई थी? किसने साहबुद्दीन को हराया था? विगराज थर्ड। और किसने आपके बकुली शाह को हराया था? किसने अजमेर की स्थापना की थी? कब की थी उसने गजनी के राजाओं को हराया, इसलिए क्या लिखा हुआ है? गर्जन मतंगों को। किसको हराया था? गर्जन मतंगों को हराया था उसने। और उसने अपनी कौन सी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे? सोमल देवी के नाम के कौन सी धातु के सिक्के थे? पार्श्वनाथ मंदिर में क्या भेंट करके आया था? उसने किसके शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी? अंतिम समय में खुद क्या बन गया था और किसको राजा बना दिया था? अनुराज ने तुर्कों को हराकर वहां पर क्या बनाई? पुष्कर में कौन सा मंदिर बनाया? मालवा के कौन से राजा को हराया? किसको? नरवर्मन। और गुजरात के कौन से राजा को? जयसिंह सिद्धराज। कौन सी बेटी से शादी की? कौन से राजा से हार गया? कौन सी बेटी की शादी करनी पड़ी? कौन से दो जैन विद्वान उसके दरबार में थे? ये तो देवबोध और धर्मघोष। उसने किसको भूमि अनुदान दिया था? नहीं बताया था? लिख लो, एक लाइन लिखो। सुन लो, पहले लो। जैनों में एक संप्रदाय होता है, उसका नाम है खरतरगच्छ। क्या नाम है? श्वेतांबरों में एक लाइन और चली, उस लाइन का नाम क्या हो गया? खरतरगच्छ। जो अपनी बात पे खरे रहे, जो अपनी बात पे टिके रहे, वो खरतरगच्छ। तो एक संप्रदाय कौन सा हो गया? इस खरतरगच्छ संप्रदाय को जमीन दान में देने वाला कोई राजा था, तो कौन था? अर्णोराज। अर्णोराज में एक लाइन लिख लो। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He gave land grant to खरतरगच्छ सेक्ट। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He gave land grant to खरतरगच्छ सेक्ट। He gave land grant to खरतरगच्छ सेक्ट। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। He gave land grant to खरतरगच्छ सेक्ट। खरतरगच्छ संप्रदाय क्या दिया था? भूमि अनुदान। फिर इसको कौन मार देता है? कौन मार देता है?
जगदेव मार देता है। जगदेव राजा बनता है तो उसको कौन हटा देता है? कौन हटा देता है? विग्रह चतुर्थ उसको हटा देता है। विग्रह चतुर्थ ने जब उसको हटा दिया, कौन कहता है कि उसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का? कौन कहता है? गजनी के कौन से राजा को रहा था? खुसरो शाह। कौन सी किताब के अनुसार? ललित विग्रहराज। गुजरात के कौन से राजा को रहा था? दिल्ली के कौन से वंश को? और तोमरों को क्या बना लेता है? कौन सा स्तंभ लगवाता है? अशोक के कौन से अभिलेख के नीचे? दिल्ली टोपरा। कौन से के नीचे? कौन सा शहर बसाता है? वहां पे क्या क्या बनवाता है? तालाब और शिव मंदिर। और कौन सा नाटक लिखता है? वो कौन से नाटक पर आधारित है? किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम किसने लिखा था? इतनी बातें पढ़ी, आगे पढ़े इसके। अच्छा एक लिखना और देखो, मैंने कहीं एक लिखा होगा कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने लिखा ना। वो गजनी का राजा गजनवी है, तो वो गजनी बोलते, मेरे दिमाग में उस टाइम निकल गया। लिख लो गजनवी। गजनी का राजा लिखा ना, उसके क्वेश्चन लिख लो महमूद गजनवी, क्योंकि बड़ा राजा था तो इसका नाम याद रहे। ठीक है, गोविंद थर्ड में वो लाइन लिखी हुई ना, मेरे उस टाइम दिमाग में, अगर मैं बोलूं फिर वापस अपने को और बात लग गई। लिखा होगा गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था, उसके क्वेश्चन लिख लो कौन राजा था, लिख लो महमूद गजनवी। महमूद नाम था, गजनी का था, इसलिए साथ में क्या जुड़ गया? गजनवी। महमूद गजनवी। ताकि अब कोई वैसे पूछ ले, उल्टा पूछ ले कि महमूद गजनवी को मारवाड़ पार किसने नहीं करने दिया था? गोविंद थर्ड ने। गुजरात के कौन से राजा के साथ मिलकर? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट कौन से वंश का है? और गोविंद थर्ड कौन से वंश का है? हाँ। जीण माता मंदिर, जीण माता पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जीण माता तो आने दे है, पर नहीं पढ़ना ना, अभी जीण माता पढ़नी है। फिर जीण माता में क्या पढ़ेंगे, है ना? जीण माता भी तो पढ़नी पड़ेगी ना अपने को, तो हाँ जीण माता पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी एक बात देवियां नहीं लेनी, अभी तो राजा की मार काट ही चलने दे, कौन किसको रोक रहा है। क्या लिखा है? हाँ, विग्राज के बारे में और पढ़ते हैं। देखो, अर्णोराज के दरबार में दो जैन विद्वान थे, एक का हमने नाम पढ़ा था धर्मबोध। हाँ, मास्क उतार के, मास्क उतार के बोल, आवाज आ जाएगी। तालाब, तालाब बनाए, डैम तो बहुत बाद में बनाया उसने। तालाब बनाया, तालाब पे डैम बना लिया बाद। मैं क्या कर रहा था, दो विद्वान उधर देवबोध और एक कौन था? धर्मघोष। तो अरुणोराज के दरबार में थे तो विग्राज के भी कंटिन्यू हो गए, बाप के दरबार में थे, बाद में इसके दरबार में भी आ गए। धर्मघोष ने विग्रहराज को कहा, देखो भाई, वैसे तुम राजा महाराजा हो, तुम्हारा खान पान अलग प्रकार का होता है, मांस मदिरा का पालन करने वाले लोग हो, मांस खाते हो तुम लोग, पर यार कभी कभी तो रेस्ट लेना चाहिए। विग्रहराज ने कहा, ये बात तो सही है। तो उसने धर्मघोष के कहने पर एकादशी को जीव हत्या रोक बैन कर दी थी, कि 11 के दिन कोई भी मांस, 11 तो समझते हो, आज भी अपने घरों में 11 के दिन व्रत रखे जाते हैं, 11 वाले दिन थोड़ा खान पान का ध्यान रखा जाता है। कोई पूछेगा कौन से चौहान राजा ने एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी, किसके कहने पे? तो पूरा नाम था उसका धर्मघोष सूरी। क्या नाम था? सूरी। मेरा बताया, जिनके नाम के पीछे सूर्य लगे वो सारे कौन है? जैन। देख लो, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ धर्मघोष सूरी, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ धर्मघोष सूरी, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ धर्मघोष सूरी, इसने एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल किलिंग ऑन एकादशी। इसने एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल किलिंग ऑन एकादशी। एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल किलिंग ऑन एकादशी। किस पर रोक लगा दी थी? जीव हत्या पर रोक। अब इससे भी ज्यादा याद करने वाली बात देखो, अजमेर में जो इनकी राजधानी थी, वहां पर एक संस्कृत का स्कूल बनवाता है, इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? क्या है सरस्वती कंठाभरण? संस्कृत स्कूल। कहां बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई? किस नाम से बनाई गई? सरस्वती। एक संस्कृत की स्कूल बनाई थी इसने। इस स्कूल की जो दीवारें थी, उन दीवारों पर अपना नाटक लिखवाया। कौन सा? एक वो किताब और लिखवाई आपकी, ललित विग्रहराज। कौन सी? पढ़ा था हमने? मैं अभी बता दूंगा किसने लिखी, क्या लिखी, एक बार इतना याद रखना है कि संस्कृत पाठशाला जो थी, उसकी दीवारों पर दो नाटकों की या दो पुस्तकों की पंक्तियां लिखी हुई थी। वो दो पुस्तकें कौन कौन सी थी? कौन कौन सी?
एक तो हरि के लिए नहीं। आप कहीं नोट्स में किसी बुक में हरि को लिए नाम पढ़ लेंगे, प्लीज हरि के लिए नहीं बोलना है इसको। हरि का मतलब भगवान विष्णु है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब आप हरि के लिए बोलते हो इसका मतलब भगवान विष्णु का गेम। जब आप हर के लिए बोलते हो तो शिव जी का खेल। जबकि हम जानते हैं किरात अर्जुनियम पर आधारित है, किरात शिव जी बन के आए थे, तो ये शिव जी की कहानी है। तो हरि के लिए नहीं बोलना, क्या बोलना है? तो शिव जी को तो बोलते हैं हर 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 महादेव बोलते हैं, और भगवान विष्णु को क्या बोलते हैं? हरि। क्या बोलते हैं? इसलिए जब आप कहते हो हर प्रिया, क्या बोलते हो? मतलब मां पार्वती। जब आप कहते हो हरि प्रिया मतलब लक्ष्मी, है ना? तो शब्द अलग अलग अर्थ देंगे, तो हर अलग होता है, हरि अलग होता है। तो कौन कौन से नाटक लिखवाए थे इसके अंदर बताओ? एक तो हर के लिए, और दूसरा कौन सा? लिखो। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण एट अजमेर। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण एट अजमेर। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण एट अजमेर। इस पाठशाला की दीवारों पर ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल, इस पाठशाला की दीवारों पर ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। लाइन्स ऑफ हरकेली एंड ललित विग्रहराज वर एनग्रेव्ड। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। लाइन्स ऑफ हरकेली एंड ललित विग्रहराज वर एनग्रेव्ड। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। कल मैं आपको बता रहा था कि अजमेर का अंतिम चौहान राजा हुआ था हरिराज। कौन हुआ था? और फिर मैंने कहा था हरिराज मर गया था और तुर्कों ने अजमेर पर क्या कर लिया? कब्जा। जिस तुर्क ने कब्जा किया था ना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? अजमेर पे कब्जा करने वाला तुर्क कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा कि यार अपने को एक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, तो क्या किया जाए? तो उसने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा और इसको तोड़ के एक मस्जिद में बदल दिया। किसमें बदल दिया? उसने कहा भाई यहाँ पर हम नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, इसको हम मस्जिद बना लेते हैं। तो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बना दी गई? मस्जिद। तो कोई पूछेगी संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनाई गई थी? विग्रहराज चतुर्थ। उसको तोड़ किसके द्वारा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और तोड़कर क्या बना दी गई? वो जो मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद के पास में एक संत रहते, उन संत का नाम था पीर पंजाब सा। संत का नाम क्या था? ऐसे संत जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, उनको हम बोल देते हैं पीर। क्या बोलते थे? हिंदुओं में जो देवता है, मुसलमानों में उसे क्या कर दिया हमने? पीर। तो मुसलमान ने एक संत हुए, उन संत का नाम क्या था? पंजाब सा। संत बन गए, इसलिए हम क्या बोलने लगे? पीर। तो नाम क्या हो गया उनका? पीर पंजाब सा। ये पीर पंजाब सा यहाँ अजमेर में इस मस्जिद के एकदम पास में रहा करते थे। इन पीर पंजाब सा का इस मस्जिद के पास में 2.5 दिन का मेला लगता था। कितने दिन का मेला लगता? मुसलमानों में मेले को बोलते हैं उर्स। क्या बोलते हैं? हिंदुओं के अंदर जो मेला है, मुस्लिमों में वही क्या हो जाता है? उर्स। तो अजमेर में एक संत हुए, उन संत का नाम क्या था? पीर पंजाब सा। उनका मेला कितने दिन तक लगता है? 2.5 दिन तक। किसके पास में? मस्जिद। जो मस्जिद पहले क्या हुआ करती थी? संस्कृत पाठशाला। तो फिर ये कौन सी मस्जिद है तो जिसके पास 2.5 दिन का मेला लगता है? 2.5 दिन का मेला वाली मस्जिद, इसलिए नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या नाम पड़ गया? तो जिसको आप 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हो, वास्तव में वो एक मस्जिद है। मस्जिद से पहले वो क्या हुआ करती है? एक संस्कृत पाठशाला। 2.5 दिन का झोंपड़ा उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास 2.5 दिन का क्या लगता था? मेला। मेले क्या बोलते हैं? उर्स। उर्स किसका? पीर पंजाब सा। किसका उर्स? पहले बड़ी सारी बात देखो। देखो कालांतर में, लाइन चेंज करके लिखना, कालांतर में लेटर ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक डिमोलिश्ड दिस स्कूल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक डिमोलिश्ड दिस स्कूल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक डिमोलिश्ड दिस स्कूल। तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया था, एंड चेंज्ड इट इन ए मॉस्क। तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया था, एंड चेंज्ड इट इन ए मॉस्क। तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया था, एंड चेंज्ड इट इन ए मॉस्क।
जिसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, विच इज नोन एज अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जिसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, विच इज नोन एज अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अब जब उसने इसको तोड़ा था ना, तो तोड़ने के बाद उसने अभिलेख भी लगवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा अभिलेख लगवाया, अभिलेख लगवा के लिखा कि हाँ भाई हमने तोड़ा, और नाम बताए कि किस किसने मिलकर तोड़ा। तो वो फारसी भाषा का अभिलेख है। कौन सी भाषा का? क्योंकि मुसलमानों के आने के बाद भारत की भाषा कौन सी हो गई थी? फारसी। तो फारसी भाषा का अपना सबसे पुराना कोई अभिलेख है तो अजमेर वाला ही, क्योंकि तुर्कों का कब्जा उसी टाइम हुआ था, सबसे पहले कब्जा करने वाला वही था, तो फारसी भाषा का अभिलेख उनका ही मिलेगा, लिख लो। उसने यहां पर फारसी अभिलेख भी लगवाया था। He also installed a Persian inscription here. उसने किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने यहां पर एक फारसी अभिलेख भी लगवाया था। He also installed in Persian inscription here. एक फारसी अभिलेख भी लगवाया था। He also installed in Persian inscription here. क्वेश्चन लिखो 1200 ईस्वी 1200 AD, 1200 ईस्वी 1200 AD। कब का अभिलेख है वो? 1200 ईस्वी का अभिलेख। अब लाइन चेंज करके लिखो, इस मस्जिद के पास नियर दिस मॉस्क पीर पंजाब सा का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। 2.5 days उर्स ऑफ पीर पंजाब सा इज कंडक्टेड या इज सेलिब्रेटेड। पीर पंजाब सा का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। 2.5 days उर्स ऑफ पीर पंजाब सा इज सेलिब्रेटेड। पीर पंजाब सा का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। उर्स ऑफ 2.5 days उर्स ऑफ पीर पंजाब सा इज सेलिब्रेटेड। इस लास्ट वाला लाइन को बॉक्स में बंद करो। तो मुझे कुतुबुद्दीन ऐबक बेचारा बड़ा भला आदमी लगता है कि उसने तोड़ के बाकायदा लिखा कि हमने तोड़ी है भाई साहब, है ना, बता के जा रहे हैं फलान जी फलान जी फलान जी ने इतने दिन के अंदर तोड़ दी, पूरा टाइम बताया, कौन कौन लगा था, कितने बजे तोड़ने शुरू की थी, कब तक हमने तोड़ दी थी। अब कोई आपसे पूछे कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? मस्जिद। क्या है? इससे पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण। किसने बनाई थी? दीवारों पर किस किस की लाइन लिखवाई? हरकेली और किस किस की? हरकेली और, ये देखो ये फैशन अपने अब तक है। आज भी कोई सरकारी स्कूल जाके देखिए, उसकी दीवारों पे दोहे लिखे हुए हैं, बड़ा भया तो क्या भयार जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे, लिखे हुए होते हैं, है ना। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान किए धन ना घटेर कह गए दास, रहमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े, ऐसे दोहे लिखे होते हैं। तो ये पहले भी अपने ये पंक्तियां लिखवाते थे, पहले संस्कृत के नाटक वगैरह जो होते उनकी पंक्तियां लिखवाते। अब अपने को संस्कृत तो आती नहीं, तो जो आती है उसकी लिखवा ली जाए। लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। लिखो सोमदेव। और सोमदेव की बुक का नाम है ललित विग्रहराज। इस बार प्री में क्वेश्चन था, स्टार लगा लो। सोमदेव, सोमदेव की बुक का नाम क्या है? ललित विग्रहराज। अपने ऊपर पढ़ा था कि ललित विग्रहराज के अनुसार इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था, पढ़ रहे थे अभी, वो यही है। तो उस ललित विग्रहराज का राइटर कौन है? तो इस ललित विग्रहराज में विग्रह चतुर्थ और उसकी एक रानी की प्रेम कहानी है। रानी का नाम है देसल देवी। क्या नाम है? तो किस किस की प्रेम कहानी बताओ देंगे, लिख लो। इस पुस्तक में इन दिस बुक, इस पुस्तक में इन दिस बुक, इस पुस्तक में इन दिस बुक विग्रहराज चतुर्थ तथा देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। लव स्टोरी ऑफ विग्रहराज फोर्थ एंड देसल देवी इज मेंशन्ड, इज डिस्क्राइब्ड। विग्रहराज चतुर्थ तथा देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। लव स्टोरी ऑफ विग्रहराज फोर्थ एंड देसल देवी इज डिस्क्राइब्ड। विग्रहराज चतुर्थ तथा उसकी
रानी या विग्रह चतुर्थ तथा देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। अब लिख लो उपाधियां। कौन सा नगर बसाया था? बिसलपुर, इसलिए उपाधि एक बिसल देव। क्या उपाधि है? बिसल। इसके दरबार में कवि रहते थे, इसलिए कि उपाधि एक कवि बंधु, फ्रेंड ऑफ पोइट्स। वो कवियों का बंधु था। दोनों लिख लेना आपने, इंग्लिश वाले ना कवि बंधु भी लिखना और ये फ्रेंड ऑफ पोइट्स भी लिख लेना। कई बार कोई ट्रांसलेशन कर देता है उसका। फिर क्या क्या उपाधि है बताओ देखे। दो बिसल, एक तो बिसल देव और दूसरी कौन सी? कवि बंधु। ये कवि बंधु जो इसकी उपाधि है ना, ये उसी बुक में लिखी हुई है, पृथ्वीराज विजय में। किसमें लिखी हुई है? जिस पृथ्वीराज विजय में गोविंद थर्ड की क्या उपाधि है? वेरी घट। विग्रह चतुर्थ की उपाधि क्या है? कवि बंधु। उसमें लिखा हुआ है जिस दिन विग्रह चतुर्थ की मृत्यु हुई, कवि अनाथ हो गए थे। कवियों का भाई अब कोई भी बचा नहीं था, कवियों का अब दोस्त बचा नहीं था, तो कवियों का बंधु है, इसका मतलब कवियों को अपने दरबार में रखने वाला है। तो कोष्टक में लिखो विग्रहराज, सॉरी, पृथ्वीराज विजय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। कोई पूछे कवि बंधु उपाधि किसके अनुसार है, कौन सी पुस्तक में दी गई, तो कौन सी पुस्तक में? पृथ्वीराज विजय। रुक जा, तो इतना लोड क्यों लिया? एक राइटर हुए, एक विद्वान व्यक्ति हुए जिनका नाम है किलहॉर्न। क्या नाम था? एक यूरोपियन विद्वान है, उन यूरोपियन विद्वान का नाम क्या है? किलहॉर्न। किलहॉर्न ऐसा कहते हैं कि यदि विग्रह चतुर्थ की राजा वाली बातें छोड़ दी जाए, उसकी केवल राइटिंग स्किल देखी जाए, तो कितना अच्छा राइटर था, तो उसकी तुलना आप दो लोगों से कर सकते हैं। एक तो कालिदास से। किसे कर सकते हैं? कालिदास यार कितने बड़े संस्कृत के राइटर हुए, कभी नाम सुना? अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना? या वो कहता है इसकी तुलना एक और बहुत अच्छे राइटर हुए, आप एंशिएंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बहुभूति। कौन वे? तो किलहॉर्न के अनुसार विग्रह चतुर्थ की तुलना किस किस से की जा सकती है? कालिदास और, या कोई पूछेगा कालिदास और बहुभूति की तुलना कौन से चौहान राजा से की जाती है? विग्रह के साथ कालिदास और बहुभूति की तुलना कौन करता है? स्टार लगा के लिखो किलहॉर्न के अनुसार, या किलहॉर्न ने, ये लिखो किलहॉर्न ने, किलहॉर्न, किलहॉर्न ने विग्रह चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। किलहॉर्न कंपेयर्ड विग्रह फोर्थ, कंपेयर्ड विग्रह फोर्थ तो कालिदास एंड बहुभूति। विग्राज किलहॉर्न ने विग्रह चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। तुलना किससे की थी? कंपेयर्ड विग्राज फोर्थ टू कालिदास एंड बहुभूति। तो कालिदास और बहुभूति के साथ विग्राज की तुलना कौन करता है? किलहॉर्न। कौन करता है? विग्रह चतुर्थ के मरने के काफी वर्षों बाद, इसके दरबार में नहीं, इसके मरने के भी काफी वर्षों बाद। अपने राजस्थान में एक राइटर हुए, जिन राइटर का नाम था नरपति नालह। क्या नाम था राइटर का? क्या नाम बताओ देखे। नरपति नालह नाम करके राइटर, इसके दरबार में नहीं थे, बहुत साल बाद में एक राइटर हुए नरपति नालह, जिन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है बिसल देव रासो। क्या नाम है? इसकी उपाधि बिसल देव थी, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? मैंने कहा था रासो मतलब साहित्य। पृथ्वीराज पे लिखो तो पृथ्वीराज रासो, हमीर पे लिखो तो अमीर रासो, प्रताप पे लिखो तो प्रताप रासो, और बिसल देव पे लिखो तो बिसल देव रासो। इस बिसल देव राज में विग्रहराज और इसकी एक और कोई रानी की प्रेम कहानी, उसका नाम था राजमती। क्या नाम था? तो किस किस की प्रेम कहानी है? विग्रह चतुर्थ और राजमती। ये जो बुक है आपकी बिसल देव रासो, ये वास्तव में गोडवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? गोडवाड़ी भाषा के अंदर लिखी हुई है। गोडवाड़ी वास्तव में अपने पाली से लेकर जालोर के बीच में बोली जाती है। कहां से कहां के बीच? पाली से जालोर वाला जो इलाका है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं गोडवाड़। क्या बोलते हैं? तो गोडवाड़ की जो भाषा थी वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? गोडवाड़ी। तो नरपति नालय की बुक का नाम? किस किस की प्रेम कहानी है? विग्रह चतुर्थ और राजमती की। कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी। कहां बोली जाती? पाली और जालोर। लिख लो, नीचे अलग से लिखना, फिर अपने बॉक्स को बंद कर लेंगे। नरपति नालय ने गोडवाड़ी भाषा में बिसलदेव रासो लिखी थी। नरपति नालय रोट बिसलदेव रासो इन गोडवाड़ी लैंग्वेज। नरपति नालय ने गोडवाड़ी भाषा में बिसलदेव रासो लिखी थी।
नरपति नालह wrote Bisaldev Raso in Godwadi language. इसमें विगराज चतुर तथा राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है. लव स्टोरी ऑफ विगराज फोर्थ एंड राजमती इज मेंशन्ड इन इट. इसमें विगराज चतुर तथा राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है. लव स्टोरी ऑफ विगराज फोर्थ एंड राजमती इज मेंशन्ड इन इट. गोडवाड़ी पाली तथा जालोर में बोली जाती है. नीचे अलग से एक लाइन लिख लो ताकि इसके बारे में भी जानकारी मिल जाए. गोडवाड़ी पाली तथा जालोर में बोली जाती है. गोडवाड़ी इज स्पोकन इन पाली एंड जालोर. गोडवाड़ी पाली तथा जालोर में बोली जाती है. गोडवाड़ी इज स्पोकन इन पाली एंड जालोर. जब हम लिखते हैं तब कहते हैं भाषा, जब बोलते हैं तो बोली. आप बुक लिख रहे हो, भाषा है. बोलेंगे तो बोली. इंग्लिश भाषा है या बोली? ठीक है. तो नरपति नाले की बुक का नाम क्या है? बिसलदेव. दरबार में नहीं था ये, बिसलदेव के दरबार में नहीं था. बहुत वर्षों बाद में इसने ये बुक लिखी थी, पर बिसलदेव को केंद्रित करके बुक लिखी गई, इसलिए हमने यहां पर पढ़ ली. बॉक्स में बंद कर दो अलग से इसको. कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है? गोडवाड़ी, जो कि कहां बोली जाती है? पाली और जालोर. आप किसी शेखावटी वाले से बात करेंगे तो ऐसे बोलेगा कि खास्यूं, पिस्यूं, करस्यूं, जास्यूं, है ना, नागौर का ये बोलेगा. आप किसी, हाँ ऐसे नागौर, नागौर वाला ये इधर सिकर के टच वाला भाग आगे नागौर वाले ऐसे बोलेंगे खास्यूं, पिस्यूं, करस्यूं, जास्यूं. है तो क्या बोलते हैं अभी बताओ. पर आप किसी गोडवाड़ वाले से मिलेंगे तो वो बोलेगा खादो पो, किदो पो, पीदो पो. कोई पो लगा लगा के बोल रहा है पीछे, इसका मतलब वो कौन से क्षेत्र का है? गोडवाड़. कौन से क्षेत्र का है? पानी पी दो पोन, रोटी खादी पीन, दाल पीदी पीन, चा पीदी पीन, पो पा पी पी, ऐसा कुछ भी हो रहा है. इसका मतलब बंदा कौन से इलाके का है? गोडवाड़ का, है ना. तो उस गोडवाड़ी भाषा में कौन सी बुक है? बिसलदेव रासो. किसने लिखी थी? उसमें किसकी प्रेम कहानी है? विग्रहराज और राज. याद रह जाएगी बात. चलो अब अगला राजा पढ़ते हैं. अगला राजा लिखो अपर गांगे. अपर गांगे. कल मैंने बता दिया था ना कौन किसका बेटा है, कल मैंने लिखवाया था एक पूरा. अपर गांगे. तो अपर गांगे के बाद में कौन बनता है? पृथ्वीराज सेकंड. तो इसको हटा के बनता है, लिख लो. पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था. पृथ्वीराज सेकंड डिपोज्ड हिम. पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था. पृथ्वीराज सेकंड डिपोज्ड हिम. अगला राजा लिख लो पृथ्वीराज सेकंड. क्या है? हा? क्या हो गया? हा? पोपा पीपा. इससे बाहर नहीं आए तुम अभी तक पोपा में ही चल रहे हो. पृथ्वीराज सेकंड का 1167 ईस्वी का हमें एक अभिलेख मिलता है. उस अभिलेख का नाम है हांसी अभिलेख. कौन सा अभिलेख है? मुझे लगता है आपके थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में आया होगा. हांसी अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया? जिस हांसी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, कौन से राजा से संबंधित है? कब का है? उस अभिलेख में लिखा हुआ कि इसने हांसी में एक महल बनवाया था. हांसी में क्या बनवाया? इसका मतलब हांसी वाला इलाका इन्होंने जीत लिया. हम कल ही पढ़ रहे थे विग्रहराज दिल्ली तक जीत गया. दिल्ली तक जीत गया तो हांसी तो हरियाणा में ऑब्वियसली इन्होंने जीत लिया होगा. अब हांसी जीता तो इसका प्रबंध भी करना पड़ेगा. तो इसने अपने मामा जी की पोस्टिंग कर दी यहाँ पर. और इसके मामा जी का नाम था गोहिल किलहण. मामा जी का नाम क्या था? गोहिल किलहण. गोहिल वंश का रहा होगा, किलहण उसका क्या रहा होगा नाम. मैंने बताया था राजस्थानी में सरनेम पहले लिखते नाम बाद में लिखते. बिट्ठू सुजा, मूणोत नैण सिंह,
मूणोद सरनेम है, नैन्सी उसका नाम है, बिट्ठू सरनेम है, सुजा उसका नाम है, गोहिल सरनेम है, किलहण उसका किसका मामा है? पृथ्वीराज सेकंड। किसका मामा है? पृथ्वीराज सेकंड। इसकी पोस्टिंग कहां पर की गई? हांसी। हांसी में क्या बनाया गया? महल। ऐसा हमें कौन बताता है? हांसी अभिलेख कब का है? 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 एडी। 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 एडी। 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 एडी, इसने हांसी में एक महल का निर्माण करवाया था। He built a palace at हांसी। इसने किसने? इसने हांसी में एक महल का निर्माण करवाया था। He built a palace at हांसी। तथा यहां अपने मामा गोहिल किलहण की नियुक्ति की थी। एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किलहण हियर। तथा यहां अपने मामा गोहिल किलहण की नियुक्ति की थी। एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किलहण हियर। तथा यहां अपने मामा गोहिल किलहण की नियुक्ति की थी। एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किलहण हियर। एक 1168 का एक अभिलेख और मिलता है अपने को। भीलवाड़ा के अंदर एक गांव, उस गांव का नाम है धोड़। कौन सा गांव है? कहां पर पड़ता है? तो वहां से एक धोड़ अभिलेख मिला है। एक मंदिर से मिला है, शिव जी का मंदिर है, पर उस मंदिर को हम बोलते हैं रूठी रानी का मंदिर। क्या बोलते हैं? तो संभवतः किसी रानी ने बनाया, अगर बाद में नाराज हो गई तो लोगों ने उसका नाम ही दे दिया। भाई कौन सी रानी का मंदिर है जो नाराज हो गई थी, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका? तो धोड़ में कौन सा मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है, रूठी रानी टेम्पल है। वहां से एक अभिलेख मिला है, उसमें रानी का नाम है बाकायदा। रानी का नाम है सुहाव देवी। रानी का नाम क्या है? इसका मतलब सुहाव देवी नाम करके रानी है। उसने यहाँ पर मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया तो उसने कुछ बातें भी लिखवाई है, और वो ये बात लिखवाती है कि मेरे पति को उसका राज्य उसके पिता ने नहीं दिया था, बल्कि उसने अपने बाहुबल से प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? बात भी सच्ची है। पृथ्वीराज सेकंड को अपने पिता से राज्य प्राप्त नहीं हुआ। पिता तो उसका जगदेव था। जगदेव को जो विग्रह चतुर्थ हटा गया था, विग्रह चतुर्थ के बाद बन गया तो उसका बेटा अपरगांगे, पर वो अपरगांगे को हरा के पृथ्वीराज सेकंड जीतता है, तो बाहुबली हो गया, अपनी ताकत से प्राप्त किया। तो कहते भाई मेरे बड़ा ही कमजोर आदमी नहीं है, और उसने अपनी ताकत से अपना राज्य प्राप्त किया। कोई बपोती नहीं मिली, बाप छोड़ के चला कर ये ताकत से उसने किया। उस रानी का नाम क्या है? किसकी रानी रही होगी? पृथ्वीराज। कई साल तक सुहाती होगी, बाद में सुहानी बंद हो गई होगी, तो नाराज हो गई होगी। नाराज हो गई तो नाम क्या पड़ गया होगा? रूठी रानी। इसलिए मंदिर का नाम भी क्या हो गया? लिखो 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू धोड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल ऑफ 1168 एडी, धोड़ भीलवाड़ा में जगह। 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू धोड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल ऑफ 1168 एडी, रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। ही गॉट हिज स्टेट बाय पावर। इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। ही गॉट हिज स्टेट बाय पावर। इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। ही गॉट हिज स्टेट बाय पावर। लिख लो, इसी में कंटिन्यू करो। यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्वीन नेम्ड सुहाव देवी। यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्वीन नेम्ड सुहाव देवी। यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्वीन नेम्ड सुहाव देवी। कौन सी रानी की जानकारी देता है? भीलवाड़ा में एक जगह और पड़ती है अपने मेनाल। कौन सी जगह? मेनाल के अंदर पृथ्वीराज ने एक शिवजी का मंदिर बनवाया था, उसका नाम है सुहेश्वर। क्या नाम है? मेरा बताया हुआ है जिनमें पीछे स्वर लगे वो सारे मंदिर किसके? सुहाव देवी के नाम पर बना, इसलिए नाम क्या? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का क्वेश्चन था। मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना कौन से चौहान राजा ने की थी? पृथ्वीराज। लाइन चेंज करके लिखो।
इसने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मेनाल। इसने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मेनाल। मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मेनाल। स्टार लगा लेना ना, सवाल पूछा हुआ सवाल है, दोबारा कोई पूछ लेगा। सुहेश्वर क्यों, तो रानी का नाम क्या रहा होगा? सुहाव देवी। सुहाव देवी का नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? धोड़ अभिलेख। धोड़ अभिलेख हमें कौन से मंदिर से प्राप्त होता है? रूठी रानी मंदिर। उस अभिलेख के अनुसार इसने अपना राज्य कैसे प्राप्त किया था? इसका एक और अभिलेख हमें कहां से मिलता है? हांसी। हांसी अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी। उसके अनुसार इसने हांसी में क्या बनवाया था? महल। और वहां किसकी नियुक्ति की थी? अपने मामा जी की। मामा जी का नाम क्या था? गोहिल किल है। क्या नाम था? याद रह जाएगी बात। चलो अगला राजा पढ़ो, लिखो सोमेश्वर। आगे ना विजय सियाग सर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि मेनाल में 3 नदियां मिलती है। त्रिवेणी संगम। क्या है मेनाल? क्या है? त्रिवेणी। 3 नदियां आके मिलती है, 3 नाले आके मिलते हैं। महानाल। कौन सी जगह? जहां 3 नाले मिल रहे हो, तो 3 नाले बड़े नाले हो गए। बड़ा नाले को क्या बोल सकते हो? महानाल। महानाल, 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 मेनाल। मेनाल नहीं है, वास्तव में नाम क्या है? हम आगे जब मंदिर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहां पर मंदिर है, मंदिर का नाम है महानालेश्वर। क्या नाम है? महानाल में शिव जी का मंदिर बना, इसलिए क्या नाम रख दिया? महानाल। फिर महानाल 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 करते करते हम ही क्या कर गए उसको? भाषाएं टूटती रहती है, टूटती भाषाओं के नाम अलग होते रहते हैं, तो होते होते आजकल हम क्या बोलते हैं? मेनाल। पर किसी टाइम उसका नाम क्या रहा होगा? महानाल। महानाल क्यों रहा होगा? कितने नाले आके मिलते हैं? हो सकता है कल को समय के चक्र में ये नदियां रास्ते बदल ले और मेनाल में ना मिले। हो सकता है कल को समय का फेर ऐसा है, बरसात कम हो और ये नदियां बहनी ही बंद हो जाए, या कम से कम मेनाल में आके 3 ना मिले, या 3 में से 2 ही मिले। हम कहते हैं किसी टाइम इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब सरस्वती नहीं मिल रही, अब केवल गंगा और यमुना मिल रही है वहां पर, है ना। जहां नदियां मिलती है उस जगह को बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती हमारी सबसे महान नदियां मिलती, इसलिए उसका नाम क्या? प्रयागराज। वो प्रयागों का भी क्या है? छोटा मोटा प्रयाग नहीं है वैसा। वहां पर हमारी कौन कौन सी मिलती है? गंगा, यमुना, सरस्वती। पर अब सरस्वती मिलनी क्या हो गई? बंद। यहां पर भी हो सकता है कि अब 3 नदियां मिल रही है, 3 नाली बंद हो जाए, 2 आ जाए। पर फिर भी ये नाम हमेशा याद दिलाएगा हमें कि यहाँ पर कभी बड़े नाले मिलते होंगे, इसलिए इसका नाम महानाल था। महानाल टूटते टूटते क्या होगा? बात समझे? तो नाम के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई भी नाम। मैंने दिन पहले आपको बताया था कि आप कभी इधर बीकानेर साइड के अंदर जाएंगे तो आपको गांव के नाम के पीछे मिलेंगे सर। एक दिन हम बात कर रहे थे, है ना, गांव गांव के नाम, कोडम दे सर, लूणकरण सर, ऐसे नाम मिल रहे थे अपने को। मैंने बताया था सर का मतलब होता तालाब, सर का मतलब सरोवर, सरोवर का मतलब तालाब। जिसने तालाब बनाया उसके नाम पर हमने गांव का नाम रख दिया। कोडम दे ने तालाब बनाया, लूणकरण ने तालाब बनवाया। इसका मतलब हमारे जीवन में पानी का कितना अधिक महत्व था कि हमने कहा कि गांव का नाम उस आदमी के नाम पर हो जिसने किसकी व्यवस्था की, किसने जीता, किसने बसाया, ये कोई जरूरी नहीं है। पानी कौन लाया था भाई साहब? यहां पानी कोडम दे लाई थी, तो आज के बाद गांव का नाम क्या है? यहां पानी लूणकरण लाया था, तो गांव का नाम क्या है? लूणकरण सर, है ना। इसलिए आपको पश्चिमी राजस्थान के अंदर जगह जगह आपको तालाब मिलेंगे, है ना। एक बुक का एक आंकड़ा है कि राजस्थान में कितने तालाब है, कि गांव गिन लो इंटू 3 कर दो। राजस्थान में कितने तालाब है, गांव गिन लो इंटू, हर गांव में 3 तालाब तो कम से कम है। ज्यादा हो सकता है किसी में 10 हो, पर किसी में 2 हो, किसी में 5 हो, किसी में 1 हो, या किसी में ना हो, या किसी 2 गांव के अंदर 1 हो। पर मोटा मोटा भी अनुमान लगाओ तो कितने हो सकते हैं? 3 तो हो सकते हैं। इसलिए बड़कों ने इन बातों का कितना ध्यान रखा कि हर जगह उन्होंने पानी की व्यवस्था सबसे पहले की। वरना कभी यूं सोचने वाली बात है कि आज भी अपने बरसात कम ही हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में पहले भी ये बरसात कम ही होती थी। आज तो ठीक है, साधन दूसरे हो गए, नहर आ गई, उससे आप पानी लेके आ गए। जब ये नहर वगैरह का साधन नहीं था, लोग कैसे रहा करते होंगे? और इंटेलिजेंट लोग थे, वो तालाब बनाना जानते। क्या बनाना जानते? और तालाब बनाना एक गांव के लिए पूरे उल्लास की बात थी, कि तालाब बनाना पूरे गांव की एक सामूहिक गतिविधि हुआ करती। तालाब बनाने के लिए बाकायदा मुहूर्त देखते, नक्षत्र देखते, यूं नहीं कभी गैर जाके तालाब बना लिया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को तालाब बनाएंगे।
कौन कौन से वार? मंगल छोड़ दो, सोम बुध बृहस्पति शुक्र, इनको बनाएंगे। इसके अलावा किसी वार को उस दिन चौथ, नम और चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। चतुर्थी नहीं होनी चाहिए, नवमी नहीं होनी चाहिए और चतुर्दशी नहीं। वार कौन से होने चाहिए? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सी तिथियां नहीं होनी चाहिए? चतुर्थी, नवमी, चौदस। ये कम से कम 3 तो होनी नहीं। हम नक्षत्र देखेंगे, कौन से नक्षत्रों में बनाएंगे? हस्त नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, उत्तरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। इन 8 नक्षत्रों के अंदर ही बनाएंगे, बाकी के अंदर नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे गुरु और बुध प्रबल होने चाहिए। हमने लग्न देखा, मुहूर्त देखा, वार देखा, तिथियां देखी, उसके बाद बनाया। ऐसे नहीं कि एक गैर उसने कहा खोद लो और खड़ा। इसलिए घर पे भी यदि पानी के टैंक रखे जाएं तो घर वालों को कहना कि कौन सी तिथियों को रखे जाएं, कौन से वार को रखे जाएं? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्या नहीं होनी चाहिए? चौथ, नम। नक्षत्र तो अपने से नहीं देखे जाएं, पर वार और ये तो देख सकते हैं। भाई मैं कहता हूं उत्तरा देखना, तुम हस्त देखना, तुम रोहिणी, मघा, मृगशिरा, शतभिषा और पुष्य देखना, तो वो तो चलो अपने बस की बात नहीं हो, पर ये तो देखा जा सकता है। तो आज के बाद घर में जब भी पानी का कुंड बनाया जाए, तब घर वालों का ना कुंड किस दिन बने? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सी तिथियां ना हो? चतुर्थी ना हो, नवमी ना हो। घर बनाना हो तो किस दिन बनाया जाए? शनिवार। कब बनाया जाए? दुकान खोलनी हो तो कब की जाए? बुधवार। कब की जाए? थावर कीजिए थरपणान, बुध कीजिए। अपना भविष्य उज्जवल है। जब कभी बच्चों ने कह दिया कि मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा था, अपने भाई साहब पंडित जी बनेंगे, अपने मुहूर्त बताएंगे लोगों को, जुगाड़ तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। क्या लिखा है? सोमेश्वर है ना, अगला राज्य सोमेश्वर। कल देखो वो कल वाला याद करो आप। कांचन देवी का जो बेटा वो कौन है? सोमेश्वर। कांचन देवी कहां की राजकुमारी थी? गुजरात। इसलिए सोमेश्वर का बचपन कहां बीता? मैंने बताया था, जगदेव ने जब अर्णोराज को मार दिया था तो कांचन देवी सोमेश्वर को लेकर कहां चली गई थी? गुजरात। देखो इसका बचपन गुजरात में बीता था। अब याद रहेगा गुजरात में क्यों बीता? मैं लिखवा नहीं रहा। इसका बचपन गुजरात में बीता था। He spent his childhood at गुजरात। इसका बचपन गुजरात में बीता था। He spent his childhood at गुजरात। अच्छा, कांचन देवी किसकी बेटी थी? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के बाद महाराजा कौन बन गया था? कुमारपाल। कौन बन गया था? कुमार। कुमारपाल कहां का राजा है? गुजरात। उधर गुजरात से आगे महाराष्ट्र की साइड में जो गोवा की तरफ वाला तट लगता है, उस तट को बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? और वहां कोंकण में एक राजा था, उस राजा का नाम था मल्लिकार्जुन। क्या नाम था? मलाइका और अर्जुन। मल्लिकार्जुन। इसकी कुमारपाल चालुक्य के साथ बनती नहीं थी। अच्छा, सोमेश्वर गुजरात वालों का भांजा हो गया, ननियाल है तो भांजा हो गया, मामा जी हो गए वो। तो कुमारपाल चालुक्य ने अपने भांजे सोमेश्वर को कहा कि सोमेश्वर, ये कोंकण का राजा जो मल्लिकार्जुन है, इसकी अपने साथ बनती नहीं, देख थोड़ा। सोमेश्वर गया और सोमेश्वर जाके मार दिया। तो ये कुमारपाल चालुक्य के एक शत्रु को हरा कर आता है। कौन से शत्रु को? मल्लिकार्जुन कहां का राजा? लिख लो। इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। He defeated Konkan's king मल्लिकार्जुन, enemy of कुमारपाल चालुक्य। इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। He defeated Konkan's king मल्लिकार्जुन, enemy of कुमारपाल चालुक्य। अभी राजा बना थोड़ी दिया हमने, अभी बचपन ही बीत रहा है उधर। क्या लिखा है? इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। He defeated Konkan's king मल्लिकार्जुन, enemy of कुमारपाल चालुक्य। बातें इधर उधर फैलने लगी यार, गुजरात वालों का भांजा बड़ा गजब लड़का है और वो गया कोंकण के राजा को मार के ही आ गया। ये बात पता चली एक राजा को, उस राजा का नाम था अचल राज कलचुरी। क्या नाम था? क्या नाम था राजा का? अचल राज कलचुरी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है त्रिपुरी। कौन सी जगह पड़ती है? जबलपुर नाम सुना? जबलपुर।
जबलपुर के पास में एक जगह पड़ती है त्रिपुरी। त्रिपुरी का जो राजा, उस राजा का नाम क्या है? अचलराज कलचुरी। इसको पता चला कि सोमेश्वर जो कि गुजरात वालों का भांजा है, बड़ा शक्तिशाली है, इसने अपनी राजकुमारी की शादी सोमेश्वर के साथ। उसको लगा ठीक है यार, प्री तो पास हो गया, मेंस की तैयारी कर ही रहा है बंदा, तो कर ही देते हैं। तो सोमेश्वर की शादी बाद में कर्पूरी देवी के साथ की गई। किसके साथ की गई? कर्पूरी देवी किसकी राजकुमारी थी? लिखो, रानी कर्पूरी देवी, रानी कर्पूरी देवी। क्वीन बराबर लिख लो कर्पूरी देवी, कोष्टक में लिख लो अचल राज कलचुरी की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ अचल राज कलचुरी, कर्पूरी देवी की कोष्टक रानी बराबर लिखो कर्पूरी देवी, फिर कोष्टक में लिखो अचल राज कलचुरी की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ अचल राज कलचुरी। कर्पूरी देवी के नाम याद रखना, आगे काम आएगा अपने नाम। तो सोमेश्वर की रानी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। किसकी राजकुमारी है वो? ये गुजरात में बैठा बैठा ये सब चल रहा है। इधर आपके अजमेर का राजा बनाओ पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड मर गया, पृथ्वीराज सेकंड मरा तो उसके कोई औलाद नहीं, तो अजमेर वालों को लगा अब राजा किसको बनाया जाए। तो अजमेर वालों ने कहा भाई अरुणोराज के दो रानियां थी, एक थी सुधवा और एक थी कांचन देवी। सुधवा के बेटे राजा बने जगदेव और विगराज चतुर्थ, पर कांचन देवी तो गुजरात चली गई, और कांचन देवी का बेटा सोमेश्वर, और वो शक्तिशाली भी है, तो क्यों ना अपने सोमेश्वर को बुला के लाए और उसको यहाँ पर क्या बना दे, राजा। सोमेश्वर के पास गए गुजरात, और उसको जाके कहा कि सोमेश्वर तू चौहान है, इन चालुक्यों के पास में कहाँ बैठा है, ननियाल में कितने दिन तक रहते हैं भाई साहब, चल वापस चल अजमेर का राजा बन। ये अजमेर आया, इसने अजमेर आते के आगे स्वागत करो हमारा। तो इसने खुद की और अपने पिताजी की मूर्तियां बनाई अजमेर में। पिताजी का नाम क्या था? अरुणराज। क्या नाम था? देख लो, अजमेर में अपने पिता अरुणराज तथा अपनी मूर्तियां लगवाई, इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ हिज फादर अरुणराज एंड हिमसेल्फ। अजमेर में अपने पिता अरुणराज व अपनी मूर्तियां लगवाई, ही इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ हिज फादर अरुणराज एंड हिमसेल्फ। अपने पिता अरुणराज तथा अपनी मूर्तियां लगवाई। फिर अजमेर में इसने एक मंदिर बनवाया वैद्यनाथ, याद आया कुछ? पहले कहां पढ़ा हमने वैद्यनाथ मंदिर? मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन से राजा? संग्राम सिंह सेकंड। उसने कहां बनवाया था? सिसारमा। किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? शिव जी। तो इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था, हालांकि शिव जी का मंदिर था, पर मूर्तियां तीनों ही लगवाई थी, ब्रह्मा विष्णु। लिख लो, अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। he built वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, he built वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, he built वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। वैद्यनाथ भगवान शिव जी को कहते हैं। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, he built वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। ठीक है, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? वैद्यनाथ। कहां पर? देखो, हम कल से एक बात पढ़ रहे हैं बार बार, बिजोलिया अभिलेख पढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो। बिजोलिया अभिलेख इसी के टाइम में लगाया गया था, लिख लो। इसी के शासन काल में बिजोलिया अभिलेख लगाया गया था। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग हिज रिजीम। इसी के शासन काल में बिजोलिया अभिलेख लगाया गया था, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग हिज रिजीम।